नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। युद्ध इजरायल और हमास के बीच हो रहा है, मगर इसका सीधा असर भारत की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। हर कोई चुनाव के मौसम को देखते हुए और धर्म की राजनीति करते हुए अलग अलग देशों के समर्थन में आ चुके हैं। कुछ नेता लगातार मुसलमानों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। इस मुद्दे पर शरद पवार ने भी अपना समर्थन दे दिया है फिलिस्तीन को और फंस चुके हैं। शरद पवार ने हमास के समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर टिप्पणी तक कर दी है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरते दिन के साथ इजराइल फिलिस्तीन की जंग तीखी होती जा रही है, लेकिन गाजा पट्टी पर जारी इस जंग का असर भारत की सियासत पर दिखने लगा है। जहां एक और भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हमास की जंग धर्म के नाम पर भी बंटने लगी है। और इस बीच चुनावी माहौल में नेता सियासी रोटियां भी सेकने लगे हैं। हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के इजराइल को समर्थन देने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने वास्तविक मुद्दे की अनदेखी की। इजराइल फिलिस्तीन पर शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर निशाना साधा और फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजने की बात कह दी। शरद पवार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आतंकवादी हमलों के कारण मुंबई को बहुत नुकसान हुआ है। विशेष रूप से 26/11 के दौरान मुंबई ने कई नागरिकों को खो दिया था। इसके बावजूद भी शरद पवार जैसे नेता आतंकवादियों का साथ देने की बात कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कारगिल वॉर में इजराइल ने भारत की हर तरह से मदद की थी, जिसके कारण कारगिल की लड़ाई में भारत ने विजय हासिल की थी। लेकिन देश में बैठे कट्टरपंथी नेता हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये समर्थन धर्म की राजनीति करने तक भी सीमित है। चुनावी मौसम में मुस्लिम वोट के लिए हर कोई इजराइल और हमास के युद्ध में अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां बेल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कल को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस युद्ध में आज जो फिलिस्तीन के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, वो अगर पाकिस्तान का समर्थन करने लगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब शरद पवार भी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, तो इसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग करके देखा जा सकता है, और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो फिर यह फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले नेता या लोग किसकी तरफ खड़े होंगे? ये ऐसे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा जुड़ गए हैं, नेता है एनसीपी से। अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। विमल जी, शरद पवार जी समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का और उनका कहना है कि जिस जमीन पर फिलिस्तीन की खड़ा है इजराइल, वो फिलिस्तीन की थी, फिलिस्तीन के घर थे, वहां फिलिस्तीन के लोग रहते थे। तो क्या यह समर्थन हमास का समर्थन है? बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो कहा गया है उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि फिलिस्तीन और हमास दोनों चीजें अलग हैं। हमास एक आतंकी ग्रुप है, फिलिस्तीन का समर्थन उन्होंने किया है, हमास का नहीं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करनी चाहिए। दूसरी चीज, हाँ, तो मैं इसी में ये पूछना चाहता हूं ना कि फिलिस्तीन और हमास अलग अलग कैसे हैं? देखिए, हमास एक आतंकी संगठन है, हाँ, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर
वहां पर अपने गतिविधियां चलाता है। तो हमास ये है कहां पर? फिलिस्तीन के ही ईस्ट बैंक पर वो अपनी एक्टिविटीज करता है। तो वो क्या फिलिस्तीन के बिना समर्थन के वहां है? देखिए, कोई भी आतंकी संगठन सरकार की सरपरस्ती से पनपता है, लेकिन आम लोगों की तो उसमें कोई गलती नहीं है। जो आम नागरिक वहां रह रहे हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो क्या वहां के आम नागरिकों ने कभी आवाज उठाई कि हमास को अलग होना चाहिए? बिल्कुल, फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो बर्बरता हो रही है, नहीं, बर्बरता पर तो मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमास के खिलाफ कभी फिलिस्तीन के लोगों ने आवाज उठाई? देखिए, फिलिस्तीन के खिलाफ आवाज, फिलिस्तीन हमास के खिलाफ या जो गतिविधियां रही होंगी पहले भी, उसके लिए आज हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लेकिन कोई तो घटना आपको भी याद होगी ना। अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं और अगर आप दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, तो कभी तो कोई आवाज उठी होगी ना जो हमास के खिलाफ उठी होगी। क्योंकि अक्सर जो हमने भी पढ़ा तो वो ये तो पढ़ा है कि जब इजराइल का कब्जा था गाजा पट्टी पर, तो इजराइल के खिलाफ आवाज उठती रही फिलिस्तीन के लोगों की। हमास के खिलाफ कब उठी ये आवाज आज तक कहीं मैंने नहीं पढ़ी है। देखिए, समस्या क्या है कि जब आप इतिहास में पीछे जाएंगे और समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो आपको बैठाया है महाराज, वही तो आपसे जानना चाहता हूं मैं। मेरे व्यूवर भी यही जानना चाहते हैं कि वो इतिहास क्या है, वो बताइए ना आप मुझे। देखिए राणा जी, मैं आपको स्पष्टता से बताता हूं। जब इस भूमि को जिसके लिए मुख्य विवाद है, ये जो एक छोटा सा 35,000 मीटर का टुकड़ा है या इसका वर्ग मीटर का टुकड़ा है, इसके लिए मुख्य विवाद है यहाँ पर, जिसको फर्स्ट टेंपल, यहूदी फर्स्ट टेंपल बोलते हैं। और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म के लिए बोलते हैं कि वो हमारा है। ठीक है, मुख्य विवाद उस मुख्य केंद्र के लिए है। और पहले से ही वहां पर फिलिस्तीन के लोग जो स्थापित थे वो कहते आए हैं कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा ही स्थापित की गई ये जगह थी, हमारी मोहम्मद की ये जगह है। और वहीं इजराइल उस पर भी दावा ठोकता है। लेकिन यदि विवादित क्षेत्र को हम छोड़ दें, हमारे भारत में भी ऐसे कितने विवादित क्षेत्र हैं जहां पर, राणा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल, आवाज क्लियर है आपकी, आप अपनी बात पूरी रखिए। हाँ, इतने जो विवादित क्षेत्र हैं उन पर जब तक सरकार का कोई क्लियर एक मेमोरेंडम नहीं आता है या कोई भी एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आता, तब तक वो विवादित क्षेत्र ही कहा जाएगा। उसमें आप ये तो घोषित नहीं कर सकते ये इजराइल का है, फिलिस्तीन का है। दोनों लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। मेरा आपसे इतना कहना है कि वहां पर जो यदि कोई भी गतिविधियां हुई हैं, कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई है, तो उसमें आतंकवादियों की गलती है, फिलिस्तीन के लोगों की गलती तो नहीं है। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाह रहा हूं ना आपसे, मैं भी तो यही जानना चाह रहा हूं ना कि हमास एक आतंकी संगठन है। इसको आप भी मान रहे हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं, बीजेपी वाले भी और बाकी लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वहां पनप रहा था तो आखिर वो किसकी शय पर पनप रहा था? आखिर कौन उसको आशीर्वाद देकर रखा हुआ था वहां? क्या फिलिस्तीन के उन्हीं आम नागरिकों ने कभी हमास के खिलाफ आवाज उठाई? देखिए, आम जनता ने यदि हो सकता है अनभिज्ञता में ना उठाई हो, लेकिन आज वो उस दंश को झेल रहे हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं ना विमल जी आपका, कि कभी आवाज नहीं उठाई, कभी उन्हें उससे आपत्ति नहीं हुई और आज वो दंश झेल रहे हैं तो वो रो रहे हैं। तो अपने किए का भर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए लौटता हूं मैं। अमित जी, अगर फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन कर भी दिया, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो बर्बरता देख भी रहे हैं हम, तो फिर इसमें आपत्ति क्या? राणा साहब देखिए, जिस तरीके से आज माननीय शरद पवार जी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, मुझे अच्छा लगता अगर वो उसी तरीके से जो इजराइल में जो लोग मारे गए हैं हमास के द्वारा, उसका भी समर्थन करते हैं। देखिए, भाजपा का क्या स्टैंड है, लोग उसको समझने में, आज जो घमंडिया ये गठबंधन है वो उसको समझने में कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। भाजपा का क्या स्टैंड है? भाजपा कहती है हम किसी भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवाद अगर एनसीपी के विरुद्ध होगा तो वो अच्छा है और बीजेपी के विरुद्ध होगा तो वो खराब है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई भी फॉर्म हो, उसे हम आज अच्छे और बुरे में नहीं बांट सकते। आतंकवाद आतंकवाद के हिसाब से कहना चाहिए और इंटरनेशनल मंच से भी प्रधानमंत्री इस बात की पैरोकारी करते हुए। ठीक है अमित जी, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इस बात को हम मान गए आपकी कि आतंकवाद का किसी भी रूप में हो
उसको वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो क्या फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी सरकार खड़ी है या हमास के साथ साथ फिलिस्तीन के भी खिलाफ है? मानव हितों के हर उस मुद्दे के साथ सरकार खड़ी है जहां पे मानवता की बात आती है रही, और फिलिस्तीन की अगर मानवता की भी बात आती है, जहां पे इजराइल की भी मानवता की बात आती है, हम दोनों के मानवीय हितों के साथ खड़े हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए पूरे भाजपा का ये स्टैंड है। दूसरी बात, जब 1948 में फिलिस्तीन को इजराइल को फिलिस्तीन में बसाया गया, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जिन लोगों को बसाया गया उन लोगों ने फिलिस्तीन से वहां पे जमीनें खरीदी, वो जमीनें वहां पे रजिस्टर्ड हैं। ये विमल जी को शायद पता नहीं है कि जो लोगों ने उस समय जमीनें लेकर वहां पे बसे गए और जो बसाया गया, उन लोगों ने फिलिस्तीन से जमीनें खरीदी, वो रजिस्टर्ड जमीनें हैं। बाद में जब 68 की युद्ध में जो 5 डे वार, हम जिस प्रचलित जो मुख्य तौर से सब लोग जानते हैं, 5 डे वार हुआ, उसमें जब पूरे इजिप्ट और इन सब सारे लोगों ने मिलकर हमला किया, तब जाकर फिलिस्तीन ने अपना विस्तार किया, वरना तो उसी एक क्षेत्र में रह रहे थे। और जहां पर रही हमास की बात, तो जो इजराइल जो है वो हमला कर रहा है गाजा पट्टी पर, जहां पे कि मुख्यतः हमास के ठिकाने हैं। और जब से हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया है, उसके बाद से वहां पर इलेक्शन नहीं हुए। तो ये कहना गलत है कि अनभिज्ञता से, या तो वहां पे लोगों को पता है कि यहाँ पे फिलिस्तीन का नहीं हमास का कब्जा है और वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। इवन फिलिस्तीन ने भी कभी ये कोशिश नहीं की कि वहां से हमास का कब्जा हटाया जा सके, या बातचीत करके वहां पे पुनः वोटिंग करा के एक चुनी हुई सरकार की स्थापना की जाए। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। तो ये अनभिज्ञता नहीं, वहां की एक डेलिब्रेट कोशिश है। तो अमित जी, मेरा सवाल भी तो यही है ना आपसे कि आपने कहा कि भारत की सरकार अगर कुछ भी मानवता के खिलाफ होता है तो उसके खिलाफ खड़ी है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो बर्बरता हो रही है उसके साथ भारत की सरकार है। तो इसी बात को अगर शरद पवार ने कह दिया तो इतना हाय तौबा क्यों? नहीं, हाय तौबा की बात नहीं है। अगर आप मानव अधिकारों की बात करते हैं तो कैसे एक जगह के मानव अधिकार आपको दूसरी जगह के मानव अधिकार पे भारी पड़ जाते हैं? कैसे एक जगह के मानव अधिकार आपको दूसरी जगह की निंदा करने से रोक देते हैं? ऐसा दोहरा मापदंड तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप इंसान समझते हैं किसी को, तो फिलिस्तीन में भी वही इंसान है और इजराइल में भी वही इंसान है और गाजा पट्टी में जो मारे जा रहे हैं वो भी लोग भी वही इंसान है। उसी इंसान की बात हम करनी चाहिए। आप एक जगह तो बोलते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, जैसे कि इनके ओवैसी जी बोलते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, लेकिन वो इजराइल जिंदाबाद नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सवाल तो उठना चाहिए ना। अगर आप मानवीय हितों की लेकर बात करते हुए आप फिलिस्तीन की बात करते हो, फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, तो उसी मानवीय हितों की बात करते हुए आपको इजराइल जिंदाबाद भी करना चाहिए। लेकिन ये दोहरा मापदंड केवल आने वाले 5 राज्यों में और महाराष्ट्र में, 10 सेकंड और दीजिएगा, महाराष्ट्र में जो जिस तादाद में एक समुदाय है, उस समुदाय को साधने के लिए मालेगांव धमाके हमें नहीं भूलने चाहिए। राणा साहब, किस तरीके से वहां पर दंगे हुआ करते थे। अभी हमने 26/11 को नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से वो हमला हुआ। तो उस एक समुदाय को साधने के लिए ये बयान दिया गया है। ठीक है अश्विनी जी, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तमाम चीजें मैंने सर्च की लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं पाया, यानी कि मुझे कहीं मिला नहीं है। अक्सर मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये बात सुनी है कि जो जमीन पर कब्जे की बात की जा रही है इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की जमीन पर, वो कब्जा नहीं है, वो खरीदी गई है। तो मैं ये क्लियर आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वो खरीदी गई है या वो कब्जा है, क्योंकि मुझे कहीं मिला नहीं। मैं पढ़ने की कोशिश तो बहुत की थी इसको। जी, पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो इजराइल फिलिस्तीन का मैटर है ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसा है। अंग्रेज वहां भी थे, बंटवारा करके गए, बंटवारा करने के बाद जमीन डिवाइड की, 2 अलग अलग राष्ट्र बनाए और उन राष्ट्रों को ऐसा, मतलब अंग्रेजों की तो हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, तो ऐसे डिवाइड करके गए कि वो आपस में कभी मित्र ना बन पाए। तो ये हमेशा से उनका बेसिकली मसला रहा। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर एक मुद्दा है, वैसे उनके विवादित जमीन है। क्योंकि इजरायली जो है बहुत ही ब्रेन वाले थे, बहुत ही फॉरवर्ड थे, कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे, तो बहुत तेज ग्रो किया। अगर आप देखें, कंपैरिजन करें नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर्सेस इजराइल कम्युनिटी वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी, तो 1 ऑलमोस्ट लाख का रेशियो है कि जितने 1 लाख मुस्लिम्स में डॉक्टर्स होते हैं, प्रॉब्ली उतने वो 100 इजरायली लोगों में या 50 इजरायली लोगों में डॉक्टर्स होते हैं। तो जो अनुपात है वो बहुत बड़ा है। तो जब उनकी वेल्थ हुई, और यही मूलभूत कारण था इजराइल्स को, ज्यूज को डिसलाइक करने का, जर्मन्स का भी। वहां पर भी इजरायली जो आप देखेंगे, ज्यूज जो है पूरे दुनिया में बहुत एक संपन्न प्रजाति रही है, संपन्न बेसिकली कम्युनिटी रही है। तो ये उनका मूलभूत प्रॉब्लम रहा है। जब कोई ज्यादा तरक्की करता है और छोटा संख्या में होता है, तो जो वहाँ की बहुसंख्यक लोग होते हैं उनसे चिढ़ते हैं और उनसे
असेट्स हथियाने की कोशिश करते हैं। रही बात इस जमीन विवाद की, जहां तक मेरी जानकारी भी है, मुझे भी यही लगता है कि वो जमीन जो है एक्विजिशन से हुई है, कोई कब्जे से नहीं हुई है, क्योंकि जिसके पास खाने के लाले हैं वो अपनी जमीन बेच के देता रहता है। रही बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है शरद पवार जी के कमेंट पे, राणा जी आप ये देखें तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये हम बोल रहे हैं कि हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम फलस्तीन को किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो रही है? नहीं, इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है। इजराइल हमास पे रॉकेट चला रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, बम चला रहा है। अब अगर हमास हमारी गोदी में आके बैठ जाएगा और हम उसको अपनी गोदी में बिठाएंगे और हम पे भी अगर रॉकेट पड़ेगा तो ये हमारी गलती है। मुझे लगता है उन लोगों की गलती है जिन्होंने हमास को अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ है। आप अगर हमास को समर्थन नहीं देते हैं, उनको बाहर निकालिए, जिसको लड़ना होगा उनसे लड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि आप ये तो बोल सकते हैं कश्मीर के मुद्दे पर कि हम जैश मोहब्बत या लश्कर तोयबा के तो खिलाफ है, लेकिन हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ये गलत, ये दोहरी राजनीति है। ऐसे ही आप ये बोल रहे हैं कि हम हमास के खिलाफ हैं और फलस्तीन के साथ हैं। अगर फलस्तीनी हमास के साथ नहीं है तो उनको बाहर निकालें, इजराइल उनसे निपटेगा। इजराइल तो खुद बोल रहा है कि आप हमास वालों को हमारे हवाले कर दो, हम बमबारी बंद कर देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आतंकवादी संगठन आपके घरों में बैठ के आप उनको पनाह देंगे और वहां से बमबारी करेगा, तो जिसके यहाँ पर जो मारे गए इजरायली, बहुत सारे मारे गए, बहुत बच्चे वहां भी मारे गए, तो वहां पर भी संवेदना बरतनी चाहिए। हालांकि मुझे बहुत दुख होता है दोनों लोगों को तकलीफ, चाहे वो फलस्तीनी हो चाहे वो इजरायली हो, मूल विषय इन सबका एक ही है, वो आतंकवाद है। अभी हमारे मित्र अमित तिवारी ने 26/11 की बात की, मालेगांव ब्लास्ट की बात की। हर जगह हिंदुस्तान में बहुत आतंकी हमले हुए हैं और हमने देखा है बहुत बार लोग विपक्षी या बोलूं या जो भी बोलूं, एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए मालेगांव में तो हिंदू टेररिज्म का टर्म कॉइन कर दिया था कि ये हिंदू टेररिस्ट है, राइट। 26/11 को भी एक हिंदू टेररिज्म से लिंक करके देखा गया था। तो ये आज का विषय नहीं है, पॉलिटिकल विषय है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइप की पॉलिटिक्स होती है, जहां एक वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए हम दूसरों को असाधारण तरीके से टारगेट करते हैं। तो ये कुछ नया विषय नहीं है और केवल पॉलिटिकल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत भावनात्मक बयान है, जहां पर हम देखें कि शरद पवार वास्तव में हमास के या फलस्तीन लोगों की भावनात्मक तरीके से साथ में, ये सिर्फ एक वोट बैंक को साधने का प्रयास ही मात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। विमल जी, अगर 26/11 का जिक्र जो अमित जी ने किया है और जो जितने भी तमाम आतंकी हमले भारत पर हुए, तो क्या उनमें आप पाकिस्तान को दोषी नहीं मानते हैं? देखिए, बिल्कुल, जो दोषी है उसको सजा मिलनी भी चाहिए। नहीं तो आप पाकिस्तान को दोषी मानते हैं या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की सरकार की कुछ संलिप्तता हो सकती है उस चीज में, और जो आतंकी संगठन है या आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आपको संकोच है इस बात में? व्यक्ति ऐसे लोगों को सरपरस्ती देता है। विमल जी आप संकोच कर रहे हैं इस बात के लिए भी कि उसकी संलिप्तता हो सकती है, कह रहे हैं आप? विमल जी को पार्टी से मिला नहीं है कि क्या स्टैंड लेना है उस पर, शायद इसलिए बच रहे हैं, और कोई बात नहीं है। क्यों विमल जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पार्टी पूर्णतः भारत इंडिया के साथ है और हर तरह राष्ट्रहित, जैसे कि हमारे नाम में ही राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो फिर यही तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना कि अगर इतना ही राष्ट्रहित है तो फिर जब सरकार ने इस बात को कहा ही नहीं कि वो फिलिस्तीन के साथ नहीं है, वो तो लगातार ये कह रही कि हम हमास के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ हैं, तो फिर आप बार बार फिलिस्तीन का मुद्दा क्यों उठा देते हैं? आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि जो इजराइल के लोगों के साथ हुआ हम उनके साथ खड़े हैं? ये कभी कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं कह पा रहा है? जहां भी मानवता के ऊपर उंगली उठ रही है, मानवता की हानि हो रही है, राष्ट्रवादी लोग, मैं पूरा भारत उन लोगों के साथ है, चाहे वो नहीं। लेकिन आपकी पार्टी के या विपक्ष की किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से यह बयान नहीं आया कि जो हमास ने इजराइल में हमले किए थे, जो बर्बरता की थी, जो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, उनके समर्थन के लिए कभी बयान नहीं आया। फिलिस्तीन के लोगों का दर्द क्यों समझ में आ रहा है? और जबकि फिलिस्तीन पर हमला भी नहीं है, सिर्फ गाजा पर हमला हो रहा है, उसके दूसरे स्टेट पर हमला भी नहीं है। जिस दिन हमले हुए, पार्टी के नेता ने खुद आकर हम सबके सामने, मीडिया के सामने भी एक बात हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, हमारी एडवाइजरी मीट हुई थी, उसमें भी ये बात रखी गई थी कि जो हमले हुए हैं वो निंदनीय हैं, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन साथ के साथ उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों के हित के लिए भी बात रखी थी। वो पहला मुद्दा तो छुपा लिया गया, दूसरी लाइन बता दी गई कि हाँ, उन्होंने फिलिस्तीन के बारे में कही। अमित जी वो तो कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ भी खड़े थे, बस लाइन छिपा ली गई है, दूसरी को हाईलाइट कर दिया और उसका छोटा कर दिया गया है।
जो पहली लाइन थी? नहीं, तो ये तो पत्रकारों पर और पत्रकारिता पर हमेशा तो सवाल उठाते हैं जो भी इनके विरुद्ध खड़े रहते हैं। आज देखिए ना, 14 पत्रकारों को जो बैन किया गया, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि किस तरीके से आप अपने नैरेटिव को कंट्रोल कर सके। लेकिन आप देखिए, फिलिस्तीन के साथ आज कौन कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है, और आज वही भाषा चाइना खड़ा है, और आज वही भाषा पाकिस्तान और चाइना की भाषा, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और चाइना की भाषा आज एनसीपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? और आप अगर आप पीछे भी जाएं तो कांग्रेस का जो स्टैंड, कांग्रेस के तो जो मणिशंकर अय्यर है, वो तो अलगाववादियों के साथ पाकिस्तान में जाकर बैठकर ये कह चुके हैं कि हमें मोदी को हराने के लिए आपका समर्थन चाहिए। उसके बाद उनका अलगाववादियों के साथ देश के जितने भी नेता आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उनका तमाम ये लगा रहता है कि आपको पाकिस्तान और भारत के संबंधों के लिए आपको अलगाववादियों से बात करना चाहिए। तो वो उनका वही रवैया है। तो आज वो पाकिस्तान के एक लाइन पकड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान कह चुका है, आज वही शरद पवार कह रहे हैं, वही राहुल गांधी कह रहे हैं, वही देश के अन्य जो पार्टियां जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है वो कह रही है। तो इनका हाथ तो क्यों ना कहा जाए कि ये एक आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, जिस तरीके से एएमयू में जुलूस निकाला जाता है, जिस तरीके से एक पूरा एक वहां पे उसके समर्थन में एक नारेबाजी होती है और कहा जाता है कि तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जब नारे कहे जाते हैं, तो इसका सीधा का सीधा संबंध है कि आपका इस राष्ट्र से, इस राष्ट्र में रहने वाले मूल्यों से, राष्ट्र की जो मूलभूत विचार हैं, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपका एक वैचारिक लेवल पर आपका एक अलग रिलेशन है, जो कि आप उसको निभाना चाह रहे हैं। आपका इस राष्ट्र से कोई सरोकार नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जो लोग भी फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज कांग्रेस का हाथ जो है, और या पूरे घमंडिया गठबंधन का जो हाथ है, वो हमास के साथ है और वो आतंकवाद के साथ है। ठीक है, अश्विनी जी, क्या समझा जाए कि ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है, ये जो दो हिस्सों में भारत बट गया है, एक इजराइल का समर्थन कर रहा है और एक फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो सबको अपना वोट चाहिए। राणा जी, पहले तो मैं बता दूं कि फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई गलत बात नहीं है। फिलिस्तीन का समर्थन, फिलिस्तीन हमास नहीं है। हाँ। दुख तब होता है जब हमासियों को फिलिस्तीन छुपाते हैं और तब उन पर जब प्रतिक्रिया देता है इजराइल, और तब आप बोलते हो इजराइल गलत कर रहा है। आप फिलिस्तीन का समर्थन करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इजराइल का विरोध ना करें। इजराइल जो है प्रतिक्रिया दे रहा है उनके साथ जो घटित हुआ है उसके एवज में। बाकी इजराइल को फिलिस्तीन को अपने आप रोज मारने खुद नहीं जाता है गाजाओं को। अगर उनपे जो गाजा पे हमास वाले रहते हैं उनको खुद से मारने नहीं जाता। बट अगर आप आतंकवाद को समर्थन देंगे और हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे और आप रास्ते में आएंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं खत्म होंगे। ये क्लियर मैसेज दे रहा है इजराइल। तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह देना। रही बात भारत की दो पट में बंटने की, मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में लोग हैं जो शायद हमास को समर्थन देते हैं, और मुझे पता नहीं वो कौन से माइंडसेट के लोग हैं जो हमास को समर्थन देते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत एक वासुदेव कुटुंबकम वाला देश है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। और ऐसा ही नहीं कि सारे मुसलमान भाई भी ऐसे, मुझे लगता है बहुत सारे मुसलमान भाई भी इजराइल को समर्थन करते हैं और आतंकवाद का अपोजिशन का विरोध करते हैं, और एक करना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हमारे देश की जो राजनीति रही है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की रही है, और नेताओं को विशेषकर लगता है। मैं एक दिन अभी कुछ समय पहले एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ था, वो यहां तक कह गए कि भारत के मुसलमान जो है पाकिस्तान की जीत का समर्थन करेंगे। तो ये बहुत गलत अवधारणा बना रखी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेताओं ने बना रखी है। हमारे देश का नागरिक वैसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू बनाकर के कुछ चंद वोटों के लिए राजनीति की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अमित जी, आप हाथ उठा रहे हैं, एक बार अपनी बात रख लीजिए क्योंकि फिर मुझे जाना आगे। मैं अश्विनी जी के बात के थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना चाह रहा था कि ये कम लोग जरूर हैं, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा कि 1947 में इन्हीं कम लोगों के कारण देश का बंटवारा भी हुआ था। आज जो देश में हालात हैं वो भले देखने में कम हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूरगामी होगा, उसका इम्पैक्ट पूरे समाज में आएगा। ठीक है विमल जी, हाँ आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि मौजूदा समय में भारत में सरकार अगर एनसीपी की होती तो आप किसका स्टैंड ले रहे होते? क्या आप तब इजराइल का समर्थन कर रहे होते या फिलिस्तीन का? देखिए, आज हमारे साथी जो अमित जी बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने 2 बात बोली कि जो भी उनके साथ हैं वो सब पाकिस्तानी, मतलब एंटी नेशनल हैं। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं अमित जी कि वैचारिक मतभेद होना और देश के साथ खड़ा होना 2 अलग चीजें हैं, है ना।
वैचारिक मतभेद होने का आप विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को जो भी आपसे वैचारिक मतभेद रख रहा है आप उसको एंटी नेशनल कह दें, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात राणा जी आपने कही कि यदि सरकार एनसीपी की होती तो एनसीपी चाहे सरकार में है या नहीं है, फिर भी लोगों के साथ खड़ी है, दृढ़ता के साथ खड़ी है, इंसानियत के साथ खड़ी रहेगी। नहीं, जैसे अब सरकार ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है, तो आपका स्टैंड क्या होता? अगर सरकार आपकी होती तो वो स्टैंड क्या होता? क्या इसी तरह से खुलकर कह पाते कि इजराइल के साथ है या फिर फिलिस्तीन के साथ है? देखिए, अगर सरकार एनसीपी की होती तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम मानवता की साइड लेते, जो भी गलत होता उसको मना किया जाता, लेकिन आपको तो मानवता में सिर्फ फिलिस्तीन नजर आ रहा है ना। गोल गोल घुमा रहे हैं सर, जवाब नहीं देंगे विमल कुमार जी, साफ साफ बोलिए। आप तो सिर्फ फिलिस्तीन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में अगर धरना प्रदर्शन होता है, लखनऊ में होता है, या फिर कानपुर में होता है, या बिहार के किशनगंज में होता है, तो वहां सिर्फ लिखा जाता है सपोर्ट विद फिलिस्तीन, वहां एंड इजराइल नहीं लिखा जाता है। देखिए, अब जब मार जिस पे ज्यादा पड़ेगी लोग उसी के वही रोएगा ना ज्यादा। लेकिन गलत कौन है ये भी तो देखना होगा ना। अगर चोर पिट रहा होगा तो आप चोर को जाकर तो प्यार नहीं करने लगेंगे, उसे सही तो नहीं कह देंगे। नहीं, चोर को पिटाई होना और भीड़ की पिटाई होना, भीड़ के ऊपर हिंसा होना दो अलग अलग चीजें हैं। आप अभी शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विपक्ष के नेता जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन के साथ कहीं ना कहीं क्या हमास का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमास और फिलिस्तीन को आखिर अलग करके कैसे देखा जाए? क्योंकि अगर हमास फिलिस्तीन की गोद में जाकर बैठता है, अगर वो गाजा पट्टी पर अपनी सरकार चलाता है, तो क्या फिलिस्तीन के लोगों ने कभी इस बात का विरोध किया? क्या ऐसा लिखित में कहीं दर्ज है वो विरोध प्रदर्शन जब हमास के खिलाफ हुआ हो? और अगर हमास का समर्थन हर बार हुआ है, तो फिर आप फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग करके कैसे देखेंगे? मानवता के साथ अगर कहीं भी बर्बरता होती है तो हिंदुस्तान खड़ा है, चाहे वो इजराइल हो, फिलिस्तीन हो या कोई सा भी देश हो। लेकिन आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ हिंदुस्तान उसी दृढ़ता के साथ खड़ा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।